नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और अब तक हमने ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है इस चीज़ के को लेकर हमने कुछ चीज़ें देखी थी, डिस्कस किया था। वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी और इंडियन ज्योग्राफी में भी। और कल भी हमने ज्योग्राफी में जो पढ़ा था इंडिया इंडिया वाले पार्ट में, उसमें हमने देखने की कोशिश करी थी कि कैसे हम इकोनॉमिक पार्ट को भी हम देखेंगे। मिनरल्स रिसोर्सेज क्या क्या हैं इंडिया के, और किस तरीके से मिनरल रिसोर्सेज का यूटिलाइज करके भारत को एक विकसित देश बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ज्योग्राफी एक बेस प्रोवाइड करती है एनवायरमेंटल साइंस को समझने के लिए भी। और एनवायरमेंटल साइंस से काफ़ी क्वेश्चंस आते रहे हैं, आपको पता ही होगा पिछले कई सालों से। तो अगर आप पैटर्न देखें यूपीएससी का पिछले 10 सालों में, तो एनवायरमेंटल से बड़े ही तगड़े क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी। वो क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार के होते हैं क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ग्लोबल वार्मिंग जैसी इम्पॉर्टेंट जो घटना है इसको कम करने का प्रयास कर रही है। और उसकी कुछ जो कटिबद्धताएं हैं, यानी कि जो ऑब्लिगेशंस हैं, वो लगभग सभी देशों को मान्य होते हैं और भारत भी उनमें से एक है। ठीक, तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा ग्लोबल वार्मिंग, और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है यूपीएससी और बाकी स्टेट पीसेस के हिसाब से। तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग चीज़ क्या होती है। वैश्विक ताप वृद्धि, अर्थात इसका मतलब क्या है। मतलब इसका ये है कि जो हमारे अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का, मैं अर्थ क्रस्ट की बात या उसके कोर की बात के टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एटमॉस्फेयर की बात कर रहा हूँ। उसमें पिछले कुछ शताब्दियों में हम देखते हैं कि उसका तापमान बढ़ा है, यानी कि पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है पिछले कुछ शताब्दियों में। आप इसकी शुरुआत मान सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि औद्योगिक क्रांति से, जो कि इंग्लैंड में शुरू हुई थी 1750 के बाद, अर्थात 18वीं शताब्दी के मध्य से। अर्थात इसका मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारी जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है, ठीक है ना, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी यानी कि मानव जनित जो कारण है, इनकी वजह से भी हमारे एटमॉस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्या पहुंच गई है, कार्बन पहुंच चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड और भी कई सारे केमिकल्स, जिसने क्या किया है, एक ऐसी शीट बना दी है हमारे एटमॉस्फेयर में जो पूरी तरीके से सनरेज को आने तो देती है लेकिन पूरी तरीके से जाने नहीं देती। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो एटमॉस्फेयर का जो हीट बजट है उसके संतुलन में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है इन सब गतिविधियों के कारण। उसी को कहा जाता है क्या, ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट के बारे में कैसे पता चला होगा, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ घटनाएं घटी होंगी तभी तो बात पता चली होगी। तो हम कह सकते हैं कि 1970 के दशक के बाद, जब वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि ग्रीनलैंड की बर्फ उतनी नहीं रह गई है जितनी पहले थी, सी लेवल काफ़ी राइज हुआ है, ओशन करंट के पैटर्न्स में चेंज आ रहे हैं, तब जाके दिमाग की उनकी घंटी बजी होगी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। तो कई सारी रिसर्च की गई होगी और पता चला होगा कि ज़रूर हमारी ही एक्टिविटीज़ की वजह से ये सब चीज़ें घटना, ये सारी घटनाएं घट रही हैं। ठीक, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज़ है, एवरेज राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। अब जैसे कि मान लीजिए कि अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का 14 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, एवरेज है ये। तो 14 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये नहीं है कि अर्थ के हर पार्ट का टेम्परेचर इतना ही होगा, जी नहीं। मैक्सिमम भी इसी में है, मिनिमम भी इसी में है, ये एक एवरेज है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया में हर जगह 14 डिग्री टेम्परेचर होता होगा, जी नहीं। उत्तराखंड के पहाड़ों में माइनस में भी पहुंच जाएगा, कहीं कहीं पर तो होगा भी अभी, जहाँ पर बर्फ़ पड़ रही होगी अभी भी, हायर माउंटेन रेंजेस में। और वहीं पर बॉम्बे में हम देख रहे थे कल मैच, वहाँ बहुत गर्मी थी। और हल्द्वानी में ठंड का मौसम शुरू होने वाला है, नैनीताल ज़िले में जो प्लेन वाला एरिया है। ये एक एवरेज है। तो अगर मैं लिख दूं कि भाई अगले कुछ सालों में 2050 तक अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इतना हो जाएगा, तो दिखने में तो लग रहा है कि सिर्फ 1 ही डिग्री बढ़ रहा है, जी नहीं। ये सिर्फ 1 डिग्री, ऐसा नहीं कि 1 डिग्री सिर्फ एवरेज खतरे की घंटी है, नहीं। एवरेज का मतलब हर जगह, जहाँ पर आप देखते ही हैं कि पिछले 10 सालों में गर्मी कितनी बढ़ गई है, गर्मी का ड्यूरेशन कितना बढ़ गया है। जो गर्मी प्रचंड रूप से मई और जून तक ही सीमित रहती थी, वो बढ़कर सितंबर तक पहुंच गई है। ये है चेंज।
और इन सब चेंजेस आने की वजह से इम्पैक्ट इसका इतना गहरा है कि हमें क्रॉपिंग पैटर्न, मॉनसून पैटर्न में भी उसका असर देखने को मिलता है। तो हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है, चर्चा हमारी दरअसल ये है। ठीक, पढ़ना क्या क्या है हमको इसमें, पढ़ना बहुत कुछ है इसमें। ठीक, एटमॉस्फेयर आप समझ रहे हैं और उसके एवरेज टेम्परेचर को बढ़ते हुए भी महसूस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज़ है। ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज़ है ये मैंने आपको बता ही दिया है। इससे संबंधित और क्या चीज़ समझनी है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ये आपको पढ़ना होगा कि व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी कि हरित गैस प्रभाव क्या है, और इस प्रभाव को सर्वाधिक जो उछाल मिला है वो किससे मिला होगा, ग्रीन हाउस गैसेस से मिला होगा, यानी कि हरित गैस। अगर मैं ये बात करूं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट आवश्यक है तो इसका जवाब है हाँ और नहीं भी। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट को मैं एक नेचुरल फिनोमिना मान लेता हूं तो इससे क्या होता है कि अर्थ का जो हीट बजट है, यानी कि जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है, टेम्परेचर को संतुलित करने में ये ग्रीन हाउस इफेक्ट मदद करता है। लेकिन मानवीय गतिविधियों की वजह से अगर इसमें बढ़ोतरी हो जाए तो मामला थोड़ा गड़बड़ा जाएगा, और वही गड़बड़ा गया है। ग्रीन हाउस इफेक्ट नेचुरल भी है और मैन मेड भी है। ठीक, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो क्रिएट भी किया जा सकता है जहाँ पर ठंड बहुत अधिक ज़्यादा होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत कोल्ड रीजन है और वहाँ पर हमने एक ग्लास का हाउस बना दिया, ये पॉली हाउस बना दिया। तो पॉली हाउस क्या करता है कि सन से आने वाली रेस को ट्रैप कर सकता है और कम से कम उस आवरण के अंदर उसका तापमान बढ़ जाएगा, इतना इफेक्ट वो क्रिएट कर लेगा। दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। दूसरा उदाहरण क्या समझ सकते हैं, एक कार जो चारों तरफ से बंद है, उसका एसी नहीं चल रहा है अंदर से, आप जरा 1 घंटे धूप में रख दीजिए और जरा उसके अंदर बैठ कर देखिए कितनी टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है, कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस फिनोमिना को भी हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो ये मैनमेड ही मान सकते हैं इसको। कहीं कहीं पर ये अप्लाई हो सकती है कि जैसे पहाड़ों में ऊंचाई पर जगह पर पॉली हाउस लगाए जाते हैं, यहाँ पर कुछ खास किस्म के पौधों को उगाया जा सकता है, तो वहाँ तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर ग्लोबल लेवल पर इसका बढ़ना लगातार जारी रहे तब तो स्थिति खतरनाक हो जाएगी, और ख़तरनाक हो चुकी है। अलार्मिंग चल रहा है मामला कि अगर जल्दी से इसको नियंत्रण नहीं किया गया तो आने वाला समय बहुत ही टफ होने वाला है। ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझना है आपको, ग्रीन हाउस गैसेस को समझना है, जिसमें सबसे जो पोटेंट गैस मानी जाती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे ज़्यादा खतरनाक गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी मात्रा इतनी अधिक बढ़ गई है अलॉन्ग विद अदर ग्रीन हाउस गैसेस लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ये सारे एमिशंस कहाँ से हो रहे हैं, ये सारे एमिशंस हो रहे हैं इंडस्ट्रीज से। हमारा जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है ये इतना धुआं निकालता है। दिल्ली में हालात आजकल देख ही लीजिए आप, ये बड़ी गंभीर स्थिति है। बहुत पहले की अगर मैं बात करूँ 15 साल पहले ये स्थिति नहीं थी, लेकिन आज बड़ी अलार्मिंग है। ये जो खास मौसम चल रहा है ना, दिवाली वाला, जब पूरी तरीके से ना ठंड है ना ही पूरी तरीके से गर्मी है, ये बहुत ही खतरनाक स्थिति मानी जाती है। क्यों? क्योंकि हम कह सकते हैं जो पार्टिकुलेट मैटर है, पार्टिकुलेट मैटर जिसको हम पीएम कहते हैं, वो खास ऊंचाई पर सस्पेंड रहता है, ना ऊपर जा सकता है ना नीचे आ सकता है। तो एक धुंध छाई रहती है, कोहरा हमेशा लगा रहता है ना, और इसमें लगातार केमिकल्स मिलते जा रहे हैं, पराली जलाई जा रही है। तो ये मौसम भी क्या है, इस चीज़ को कंट्रीब्यूट करता है। इसीलिए शायद सुप्रीम कोर्ट ने, मैं एक खबर भी पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि जो पटाखों को प्रतिबंधित करने की जो बात कही गई है दिल्ली एनसीआर रीजन के लिए, लगभग वो सभी पूरे देश में लागू होनी चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। स्थिति ये है। लेकिन क्योंकि स्थिति बड़ी गंभीर हो जाती है दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में, इसलिए वहाँ पर सख्ती से क्या है, पटाखे ना फोड़ने की सलाह दी जाती है। पटाखे जलाएंगे, जाहिर सी बात है, त्यौहार है हिंदुओं का, लेकिन इससे कुछ लोग धर्म से जोड़ के देख लेते हैं। लेकिन करें भी क्या, और भी तो कई सारे कारण हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के, ये सारी चीज़ों के।
जैसे कि एसी साल भर चल रहा है, फ्रिज साल भर चल रहा है, गाड़ियों में एसी साल भर चल रहा है, गाड़ियाँ साल भर चल रही हैं, तो वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं क्या? और दिवाली के मौसम में इतना ज्ञान बांटने आ जाते हैं सब लोग। इस तरह की बातें अखबारों में और सोशल मीडिया में आपको देखने और पढ़ने को मिल रही होंगी। फिलहाल पृथ्वी खतरे में है, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज टू सेव द अर्थ। कैसे करा जाएगा अर्थ को सेव? इसके एमिशन को कम करके। इसके एमिशन को कम कैसे किया जाएगा? अल्टरनेट सोर्स खोजने पड़ेंगे। किस चीज़ के? एनर्जी के। तो अल्टरनेट सोर्स सबसे बढ़िया कौन सा बताया जाता है आजकल? सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी यानी कि उसके लिए सोलर प्लांट लगाने होंगे। विंड एनर्जी, अर्थात हमें ऊर्जा की बहुत आवश्यकता है, खास तौर पे बिजली की। लेकिन इंडिया सबसे ज़्यादा बिजली किस चीज़ से बनाता है? कोयले से बनाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो पावर प्लांट हैं वो थर्मल बेस्ड पावर प्लांट हैं, जिसमें कोयला लगातार जलता रहता है। कोयले के जलने का मतलब क्या है? लगातार CH4 अर्थात मीथेन का उत्सर्जन। कहाँ जा रहा है? सब जा रहा है कहाँ पर? एटमॉस्फेयर में जा रहा है। क्या कर लीजिएगा, क्या इंडिया ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा कि जहां पर जितनी भी एनर्जी क्रिएट हो रही है, बिजली, ये जो लाइट में मैं पढ़ा रहा हूँ, ये हाइड्रो पावर बेस हो सकती है? नहीं हो सकती। इतनी खपत है ज़्यादा कि आप प्रोडक्शन इतना कर ही नहीं पाएंगे। तो हमारी जो अधिकतर जो ज़रूरत है, लगभग 70%, वो पूरी कहाँ से होती है? वो पूरी होती है थर्मल पावर प्लांट से। 70%। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न उसको क्रम में लगाइए, सबसे ज़्यादा किसकी है और सबसे कम किसकी है। फिलहाल अल्टरनेट सोर्स खोजे जा रहे हैं, विंड मिल्स लगाई जा रही हैं। हाइड्रो पावर प्लांट तो खैर पहले से ही है, लेकिन हाइड्रो पावर प्लांट के भी अपने एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं, क्योंकि हाइड्रो पावर प्लांट बनाने का मतलब ये होता है कि आपको एक बहुत बड़ा वाटर रिजर्वायर बनाना पड़ेगा, खास ऊंचाई से उसको नीचे करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वहाँ पर रहने वाले लोग हैं या बांध टूट जाने का डर हमेशा बना रहता है। उत्तराखंड में जो टेहरी का जो बांध है काफ़ी बड़ा है, सेस्मिक जोन उसके अंतर्गत आता है। क्या पता कब कोई भीषण भूकंप आ जाए और वो बांध ही टूट जाए, तब क्या होगा? तो ये उसके अलग नुकसान हो सकते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट के भी कई सारे इश्यूज़ हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट भी हैं इंडिया में, नरोरा है, कलपक्कम है ना, ऐसे कई सारे हैं, रावत भाटा है, काम कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रोडक्शन काफ़ी सीमित है। समझ रहे हैं? तो हमें अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में पता लगाना चाहिए, पता लगाया जा चुका है, लेकिन उसमें काम भी चल रहा है। ठीक है, अब जैसे इस बीच हम देख रहे हैं कि कई सारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल बिकने शुरू हो गए हैं। ठीक है, इसको चार्ज करना पड़ता है, ज़ीरो एमिशन कार्बन का है, गाड़ी चलाइए। लेकिन उसके भी कई सारे ड्रॉबैक्स हैं, पिकअप उतना अच्छा नहीं होता है, हाईवेज़ पे नहीं चला सकते उसको, और जो महंगी गाड़ियाँ हैं वो बहुत ही महंगी हैं। ठीक है, तो अफोर्डेबल नहीं है उतना। तो ये सारे इश्यूज़ हैं, ये पढ़ने होंगे आपको। दूसरी बात क्या पढ़नी होगी? दूसरी बात पढ़नी होगी कि ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उसको काउंटर करने के लिए विश्व स्तर पर क्या क्या चीज़ें करी गई हैं। तो यहाँ पर मैं आपको याद दिलाता हूँ कुछ कॉन्फ्रेंसेस की, जिसकी शुरुआत होती है 1972 के स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से, और ये सिलसिला समझ लीजिए कि अभी तक जारी है। ठीक, स्टॉकहोम और समिट ऑफ रियो 1992 का, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का, इन सभी मीटिंग्स में कुछ ना कुछ डिसीजन लिए गए। 1972, 1992, 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल, जहाँ पर जिस शहर में यह आयोजित होता है उसी के नाम पर क्या पड़ जाता है? उस प्रोटोकॉल का नाम पड़ जाता है। ठीक, तो इन सब के अपने क्या होते हैं? ऑब्लिगेशंस होते हैं, जो सभी देश को मानने होते हैं। भारत मान रहा है? बिल्कुल मान रहा है। भारत एक जिम्मेदार देश है? बिल्कुल जिम्मेदार देश है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही कई सारे एक्ट पास किए गए हैं, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट है, उसका संबंध भी किस चीज़ से है? एनवायरमेंटल इश्यूज से है। भारत में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी है, हालांकि काफ़ी पुराना है वो। इसका मतलब 1974 में जब उसको बनाया गया होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार को आगाह कर दिया गया था इस चीज़ को लेकर। ठीक है, ऐसे ही आपने नाम सुना होगा यूरो नॉर्म्स का। इसका नाम सुना होगा आपने, यूरो नॉर्म्स का। यूरो नॉर्म्स आते हैं यूरोप कंट्री से। ठीक है, यूरोप से ही क्यों आए? ये सारी शुरुआत यूरोप कॉन्टिनेंट से ही क्यों हुई? क्योंकि यूरोप का जो कॉन्टिनेंट है उसका जो टेबल लैंड है बाकी कॉन्टिनेंट की तुलना में काफ़ी नीचे है।
अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जब सी में राइज होगा तो सबसे पहले डूबने वाला कॉन्टिनेंट कौन होगा? यूरोप होगा। ठीक है। इस तर्ज पे भारत में जो सीरीज चलाई जाती है उसे कहते हैं भारत सीरीज, BS1, BS2, BS3, BS4। अर्थात इससे इन नॉर्म से पहले कुछ गाड़ियां ऐसी होती थी इंडिया में चलती थी सड़कों पर, वो 2 स्ट्रोक इंजन्स की होती थी। 2 स्ट्रोक इंजन में पावर काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन वो कार्बन का एमिशन बहुत ज़्यादा करती हैं। क्यों? पावर ज़्यादा आएगी कहाँ से? बहुत ज़्यादा तेल खाएगी, तो उसमें कमी करी गई। अब BS3-4 के मानकों को मानना पड़ता है और 4 स्ट्रोक इंजन्स अब गाड़ी में लगाए जा रहे हैं। अर्थात हमको कहना चाहिए कि जो भी प्रयास किया जा रहा है अब वो इको फ्रेंडली है, अर्थात पर्यावरण की सेहत को ध्यान में रखकर चीज़ें करी जा रही हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी और ये काफ़ी एक बार में पढ़ के समझ में आने वाला मामला नहीं है, ये थोड़ा जटिल है। ठीक, और क्या पढ़ना होगा आपको? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसके क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं ये मानना होगा। तो यूनाइटेड नेशंस ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं कर रहा है, कर रहा है। ये प्रयास सिर्फ एक का नहीं है, ये सामूहिक प्रयास है जो सबको करना होगा, सभी देशों को करना होगा। लेकिन हम जानते हैं कि यूएसए कई मामलों में पीछे हट जाता है ना। कई मामलों में क्या है, हमने पीछे हटते हुए देखा है उसको ऐसे वार्मिंग में। क्यों? क्योंकि उसको कोई खतरा ही नहीं है, उसको एनवायरनमेंट से कोई खतरा है ही नहीं, ऐसा उसका मानना है। क्योंकि उसकी टेबल लैंड थोड़ी ऊपर है, हो सकता है इस बार ये सोचकर वो पीछे हट जाता हो। ठीक, तो सबसे पहले खतरा किसको है? यूरोप को है, और उसी को आधार मान के हम कह सकते हैं कि यूरो नॉर्म्स लाए गए। बायोडाइवर्सिटी एक्ट इंडिया ने कब पारित किया? क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। ओजोन का डिप्लेशन, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है भाई। ओजोन गैस खास ऊंचाई पर है। कहाँ पर है? स्ट्रेटोस्फेयर में है। आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस को जो सन से आती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और नीचे नहीं आने देती, और हमको बचा के रखती है और प्लांट किंगडम को भी बचा के रखती है। ओजोन ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बनी है और ये प्रक्रिया निरंतर चलती है एक खास ऊंचाई पर सनलाइट की प्रेजेंस में। इसे कहते हैं ओजोन का बन जाना। लेकिन ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है, बन सकती है तो ब्रेक भी हो सकती है। ठीक, बनी हुई ओजोन जब ब्रेक होके फिर से ऐसी हो जाए, दैट इज कॉल्ड द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर अगर कमजोर होगी तो अल्ट्रावायलेट रेस को बहुत मुश्किल नहीं होगी अर्थ के सरफेस तक पहुंचने में, और वो बहुत ज़्यादा तबाही मचा सकती है। इससे रिलेटेड भी कई सारे फिनोमिनास को आपको समझना होगा, जैसे कि डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर। ओजोन डे कब मनाया जाता है? किस कॉन्फ्रेंस में ओजोन को लेकर कह सकते हैं कि जागरूकता की शुरुआत करी गई? मुझे याद आ रहा है 1987 के आसपास से। ओजोन होल क्या चीज़ है? ये क्या है चीज़ भाई? ऐसा हुआ क्यों? क्यों आखिर ओजोन का डिप्लेशन हो जाता है? तो हम जानते हैं कि एक खास ऊंचाई पर ट्रोपोस्फेयर के ठीक नीचे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसए और इंग्लैंड के बीच में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ही तेज़ी से काम करता था। तो 2 जेट प्लेन हमारे जहन में याद आते हैं, उनका नाम है कॉनकॉर्ड। ये तो इंग्लैंड का था, और एक था SST यानी कि सुपरसोनिक ट्रांसपोर्टर, कॉनकॉर्ड यूके। ये जो हवाई जहाज़ थे ये साउंड की रफ्तार से चलते थे। तो जाहिर सी बात है कि ये यात्राएं 1945 से लेकर 70 के दशक तक खूब चलती थी। और ये हवाई जहाज़ कहाँ पे उड़ता था? ये उड़ता था ट्रोपोस्फेयर के ठीक नीचे, अर्थात बहुत दूर नहीं रह जाता। किससे? मान लीजिए कि ट्रोपोस्फेयर है और मान लेते हैं कि ये स्ट्रेटोस्फेयर है,
यहाँ मान लेते हैं कि ओजोन लेयर है और यहाँ हवाई जहाज उड़ रहा है आपका तेज़ी से, ठीक, ये हवाई जहाज उड़ रहा है तेज़ी से, लेकिन जिस फ्यूल का इसमें इस्तेमाल करा जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस के रूप में, वो एमिट हो रहा था और कहाँ पहुँच रहा था, यहाँ पहुँच रहा था, जो उस प्रक्रिया को बाधित कर रहा था जिससे लगातार ओजोन का निर्माण हो रहा था। तो ये कह सकते हैं कि इसने बहुत अधिक कंट्रीब्यूट किया होगा किस चीज़ को, ओजोन को डिप्लीट करने में। फिलहाल अब ये दोनों यातायात में शामिल नहीं है, इनको अब यूज़ में नहीं लाया जाता। साउंड की रफ्तार से, यानी कि बहुत तेज चलते रहे होंगे 332 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। तो हम लोगों ने 1970 तक इतना नुकसान पहुंचा दिया था जिसका खामियाजा आने वाली पीढ़ी को, अर्थात हमें भुगतना पड़ रहा है और आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। तो 1980 के दशक में, 1990 के दशक में नए कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं जिसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को लागू किया जाना जरूरी समझा गया और हम देख सकते हैं कि सतत विकास की जो अवधारणा है वो लगभग सभी क्षेत्र में लागू होती है, सभी क्षेत्रों में, चाहे वो एग्रीकल्चर ही क्यों ना हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर क्यों ना हो, चाहे हमारी इंडस्ट्रीज़ क्यों ना हो। यानी कि इको फ्रेंडली हमें हथकंडे अपनाने होंगे अगर हमें अर्थ को बचाना है। अर्थ ही नहीं बचेगी तो क्या अमेरिका, क्या चाइना, क्या इंडिया, क्या पाकिस्तान, लड़ाई कहाँ करेंगे हम? लड़ाई कर लेंगे बाद में, पहले अर्थ को बचा लेते हैं। तो ये गंभीर प्रयास जारी है और इससे एसोसिएटेड कई सारी फिनोमिनाज हैं, कई सारी, जैसे कि SDG का नाम सुना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और इनको पूरा करने की शर्तें लागू की जाती हैं। 2030 तक कुछ खास शर्तें हैं जिनको पूरा करना जरूरी होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, कितने इसमें नॉर्म्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो एनवायरमेंटल इश्यूज, EVS कह सकते हैं इसको हम, एनवायरमेंटल साइंसेज इश्यूज जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ एग्जाम के लिए जबकि हमको हमारी पृथ्वी को बचाने के लिए भी। मैं देखता हूँ कि पॉलीथीन का इस्तेमाल को लेकर हाई कोर्ट कितनी बार फटकार लगाती है सरकार पे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ अभियान चलते हैं, गरीब जो सब्जी वाले हैं वहाँ पे कार्रवाई होती है, उनकी थैली रख लेते हैं, 10,000 का जुर्माना लगा देते हैं, बात खत्म। पता नहीं क्या चल रहा है देश में। अगर सच में इसको लागू किया जाए सख्ती से तो क्यों नहीं किया जा सकता। सॉइल पॉल्यूशन को हम रोक सकते हैं, वाटर पॉल्यूशन को हम रोक सकते हैं, सरकार चाहे तो। हम सबका भी उसमें क्या होना चाहिए, रोल होना चाहिए। तो इसे सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी अपना कर देखिए, देखेंगे तो एग्ज़ाम भी पास होगा, ठीक। तो मेरे ख्याल से आज के लेक्चर में इतना ही। आगे फिर कभी हम टॉपिक वाइज चर्चा शुरू करेंगे और एक एक टॉपिक को डिटेल समझेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तब तक बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। थैंक यू।